जब मैंने कार्ल जुंग की इस किताब को पढ़ना शुरू किया तो मुझे सबसे पहले यही लगा कि ये कोई साधारण फिलॉसफी की किताब नहीं है। ये किताब बाहर की दुनिया के बारे में कम और इंसान के अंदर की दुनिया के बारे में ज़्यादा बात करती है। हम आम तौर पर सोचते हैं कि हम जो सोचते हैं वही हम हैं, लेकिन इस किताब को पढ़ते हुए धीरे धीरे यह एहसास होता है कि हमारा दिमाग सिर्फ वही नहीं है जो हमें दिखाई देता है। हमारे अंदर एक ऐसी दुनिया है जिसके बारे में हमें खुद भी पूरा पता नहीं होता। किताब का एक बड़ा हिस्सा सपनों पर है। पहले मुझे भी लगता था कि सपना बस दिमाग का रैंडम खेल है, लेकिन यहाँ पढ़ते हुए समझ आया कि सपने अक्सर रैंडम नहीं होते। हम दिन में जो बातें दबा देते हैं, जो स्वीकार नहीं करते, जो किसी से कह नहीं पाते, वही रात में अलग अलग रूपों में सामने आती है। किताब में कई जगह ये बात समझाई गई है कि सपने सीधे नहीं बोलते, वे संकेत में बोलते हैं। उदाहरण के लिए, अगर कोई इंसान बार बार गिरने का सपना देखता है तो जरूरी नहीं कि वो ऊंचाई से डरता हो। कई बार यह सपना इस बात का संकेत होता है कि उसकी जिंदगी में कहीं ना कहीं स्थिरता कमजोर हो रही है। इस बात में एक चीज बार बार सामने आती है, सिंबल्स। मैंने महसूस किया कि हम चीजों को जितना सिंपल समझते हैं, असल में वो उतनी सिंपल नहीं होती। हम आग को सिर्फ आग नहीं देखते, हम उसमें शक्ति, खतरा या परिवर्तन का अर्थ देखते हैं। हम अंधेरे को सिर्फ अंधेरा नहीं मानते, हम उसमें डर, अनिश्चितता और अज्ञात को जोड़ देते हैं। यानी इंसान चीजों को फैक्ट की तरह नहीं, सिंबल की तरह समझता है। और अगर कोई इंसान सिंबल्स को समझ ले तो वो इंसान के दिमाग को समझ सकता है। किताब का सबसे इंटरेस्टिंग हिस्सा मुझे शैडो वाला लगा। यहाँ एक बहुत अनकंफर्टेबल सच सामने आता है। हम सब दुनिया के सामने एक इमेज बनाकर चलते हैं। हम दिखाते हैं कि हम अच्छे हैं, सभ्य हैं, समझदार हैं, लेकिन किताब पढ़ते हुए यह एहसास होता है कि हमारे अंदर एक ऐसा हिस्सा भी है जिसे हम खुद भी स्वीकार नहीं करना चाहते। मेरे कहने का मतलब है, गुस्सा, ईर्ष्या, जलन, घमंड और कई बार ऐसी सोच जिसे हम खुद गलत मानते हैं, हम इन सबको दबा देते हैं। ये साफ साफ लिखा है उसमें कि जो चीज़ें दबाई जाती हैं वो ख़त्म नहीं होती, वो हमारे भीतर कहीं जमा होती हैं और धीरे धीरे हमारे फैसलों पर असर डालने लगती हैं। एक जगह किताब में बहुत सब्टल तरीके से ये बात आती है कि हम अक्सर दूसरों में वही चीज़ नफरत करते हैं जो हमारे अंदर छुपी होती है। पहले मुझे भी ये बात थोड़ी अजीब लगी, लेकिन जब एग्जाम्पल को ध्यान से देखा तो लगा कि इसमें काफ़ी सच्चाई है। कई बार हम किसी इंसान से इसीलिए चिढ़ते हैं क्योंकि वो हमें हमारे ही अंदर की किसी चीज़ की याद दिलाता है। इस किताब को पढ़ते हुए एक और बात बहुत क्लियर होती है। हम सोचते हैं कि हम बहुत रेशनल हैं। हमें लगता है कि हम हर फैसला सोच समझ कर लेते हैं। कई बार फैसला पहले होता है और कारण बाद में बनता है। मतलब दिमाग पहले चुनता है और लॉजिक बाद में आता है। हम अपने फैसलों को सही साबित करने के लिए कारण ढूंढ लेते हैं। जब मैं इस किताब के आखिरी हिस्से तक पहुंचा तो मुझे एक बात बहुत स्ट्रांगली महसूस हुई कि ये किताब दुनिया को समझाने के लिए नहीं लिखी गई है। ये किताब इंसान को खुद से मिलाने के लिए लिखी गई है। हम जितना बाहर देखते हैं, असल में उससे कहीं ज़्यादा चीज़ें हमारे अंदर चल रही होती हैं। और शायद यही वजह है कि हम खुद को जितना समझते हैं, असल में उतना समझते नहीं हैं। अगर कोई इंसान ये सोचता है कि मैं खुद को जानता हूँ, तो इस किताब को पढ़ने के बाद उस सोच पर थोड़ा शक होने लगता है, क्योंकि खुद को समझना दुनिया को समझने से कहीं ज़्यादा मुश्किल है। अब तक मैंने जो महसूस किया वो ये था कि ये किताब फिलॉसफी नहीं, बल्कि इंसान को देखने का नया तरीका देती है। यह एक बहुत इम्पॉर्टेंट आइडिया सामने आता है। हम जो दिखते हैं वो हम नहीं होते। हम सब एक मास्क पहनकर चलते हैं।
हम ऑफिस में अलग होते हैं, घर में अलग होते हैं, दोस्तों के साथ अलग होते हैं और अकेले में बिल्कुल अलग। किताब में इस मास्क को एक अलग नाम दिया गया है, पर्सोना। पर्सोना मतलब वो चेहरा जो हम दुनिया को दिखाते हैं। मैं जब इस हिस्से को पढ़ रहा था तो मुझे लगा कि हम सब एक्टर हैं, हम हर जगह रोल निभाते हैं। लेकिन समस्या तब शुरू होती है जब इंसान अपने पर्सोना को ही अपना असली रूप समझ लेता है। किताब में एक और गहरी बात आती है कि हमारी पर्सनालिटी सिर्फ हमारे अनुभव से नहीं बनती। हमारे अंदर कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमने सीखी नहीं होती, लेकिन फिर भी हमारे भीतर मौजूद होती हैं। यहाँ एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, कलेक्टिव अनकॉन्शियसनेस। जब मैंने इस हिस्से को पढ़ा तो मुझे लगा कि ये सामान्य फिलॉसफी से बहुत आगे की बात है। कलेक्टिव अनकॉन्शियसनेस का मतलब ये नहीं है कि हम सिर्फ अपने अनुभव से बने हैं, बल्कि हम अपने पूर्वजों के अनुभव से भी बने हैं। हमारे अंदर कुछ डर ऐसे होते हैं जो हमने कभी महसूस नहीं किए, फिर भी वो मौजूद होते हैं। हमारे अंदर कुछ सिंबल्स ऐसे होते हैं जो हर कल्चर्स में मिलते हैं, जैसे माँ का रूप, नायक का रूप, राक्षस का रूप, संत का रूप। ये सिर्फ कहानियां नहीं है, ये इंसान के कलेक्टिव माइंड के पैटर्न्स हैं। मैं जब ये पढ़ रहा था तो मुझे समझ आया कि हम फिल्मों और कहानियों से इतना कनेक्ट क्यों करते हैं, क्योंकि ये कैरेक्टर्स बाहर से नहीं आते, हमारे अंदर से आते हैं। एक और चीज जो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगी, एनिमा और एनिमस का कॉन्सेप्ट। यहाँ किताब बताती है कि हर पुरुष के अंदर एक स्त्री का साइकोलॉजिकल पक्ष होता है और हर स्त्री के अंदर एक पुरुष का साइकोलॉजिकल पक्ष होता है। हम अक्सर सोचते हैं कि हम सिर्फ पुरुष हैं या सिर्फ स्त्री, लेकिन हमारे भीतर दोनों ऊर्जा मौजूद होती है। इसीलिए कई बार हम ऐसे लोगों से अट्रैक्ट होते हैं जो हमारे अंदर की उस छिपी हुई ऊर्जा को रिफ्लेक्ट करते हैं। जब मैंने इस हिस्से को पढ़ा तो मुझे समझ आया कि प्यार सिर्फ अट्रैक्शन नहीं होता, वो कई बार अनकॉन्शियसनेस प्रोजेक्शन होता है। किताब पढ़ते हुए एक और बात बहुत क्लियर होती है, हम अपनी पर्सनालिटी को खुद नहीं बनाते, हमारी पर्सनालिटी धीरे धीरे बनती है और उस प्रोसेस को किताब में इंडिविजुएशन कहा गया है। इंडिविजुएशन मतलब अपने असली सेल्फ तक पहुंचने की यात्रा। ये कोई सडन एलिजिटेनमेंट नहीं है, यह धीरे धीरे होने वाली प्रक्रिया है। पहले इंसान पर्सोना को पहचानता है, फिर शैडो को, फिर एनिमा एनिमस को और अंत में अपने सेल्फ को। जब मैं इस हिस्से को पढ़ रहा था तो मुझे लगा कि ये किताब सिर्फ साइकोलॉजी नहीं, ये आत्मखोज की मैप है। अब यहाँ एक बहुत बड़ा सबटल बात आती है, अगर इंसान अपने शैडो को स्वीकार नहीं करता तो वो उसे दूसरों पर प्रोजेक्ट करता है। अगर इंसान अपने डर को स्वीकार नहीं करता तो वो दूसरों को डरपोक समझता है। अगर इंसान अपने घमंड को स्वीकार नहीं करता तो वो दूसरों को एरोगेंट समझता है। इस किताब ने मुझे ये समझाया कि हम दुनिया को जैसा देखते हैं, असल में हम खुद को वैसा ही देखते हैं। जब मैं किताब के इस हिस्से तक पहुंचा तो मुझे महसूस हुआ कि ये किताब पढ़ना आसान नहीं है, क्योंकि ये तुम्हें बाहर की दुनिया में नहीं दिखाती, ये तुम्हें तुम्हारा रिफ्लेक्शन दिखाती है। और खुद को देखना सबसे अनकंफर्टेबल महसूस होता है। अब जब मैं किताब के अगले हिस्से पे गया तो एक बात बहुत साफ होने लगी, हम सपनों को जितना हल्का समझते हैं, असल में वो उतने हल्के नहीं होते। यहाँ सिर्फ ये नहीं बताया गया कि सपने क्या होते हैं, बल्कि ये भी समझाया गया है कि सपनों को समझा कैसे जाए। हम अक्सर सपनों को लिटरल ले लेते हैं, लेकिन किताब पढ़ते हुए समझ आता है कि सपना कभी भी सीधा मैसेज नहीं देता। सपना हमेशा घुमा कर बोलता है। जैसे अगर कोई इंसान सपने में देखता है कि वो किसी पुराने घर में घूम रहा है, तो जरूरी नहीं कि वो घर ही सपना हो। कई बार वो घर उसके अतीत का सिंबल होता है। अगर कोई इंसान सपने में देखता है कि वो किसी अनजान रास्ते पर चल रहा है, तो कई बार वो रास्ता उसकी जिंदगी की दिशा का संकेत होता है। मतलब सपने में दिखाई देने वाली चीजें असल में बाहरी नहीं,
भीतरी स्थिति का संकेतक होती हैं। यहाँ एक चीज़ बहुत इंटरेस्टिंग लगती है। किताब में बार बार यह आइडिया आता है कि दिमाग सीधे शब्दों में बात नहीं करता, दिमाग इमेज में बात करता है। हम दिन में वर्ड्स में सोचते हैं, लेकिन अनकॉन्शियसनेस माइंड इमेजेस में सोचता है। इसीलिए सपना शब्दों में नहीं, दृश्यों में आता है। जब मैंने ये पढ़ा तो मुझे लगा कि हम अपने दिमाग की भाषा नहीं जानते। इसके बाद किताब एक और गहरे स्तर पर जाती है। यहाँ बात सिर्फ इंडिविजुअल माइंड की नहीं रहती, यहाँ बात ह्यूमन माइंड कलेक्टिव नेचर की होती है। मतलब हम सिर्फ अपने अनुभवों से नहीं बने हैं, हमारे भीतर भी कुछ पैटर्न ऐसे हैं जो हर इंसान में मिलते हैं, चाहे वो भारत में हो, यूरोप में हो या किसी और देश में हो। हर कल्चर में माँ का कैरेक्टर मिलता है, नायक का कैरेक्टर मिलता है, राक्षस का कैरेक्टर मिलता है और गुरु का भी कैरेक्टर मिलता है। ये कोइंसिडेंस नहीं है, ये ह्यूमन माइंड के पुराने पैटर्न्स है। आगे मुझे समझ आया कि हम मिथ और स्टोरीज से इतना कनेक्ट क्यों करते हैं। जैसे राम, कृष्ण, बुद्ध, यीशु या किसी भी कल्चर के हीरो, ये सिर्फ ऐतिहासिक लोग नहीं हैं, ये ह्यूमन माइंड के आर्किटेक्ट्स हैं। इसीलिए हर इंसान किसी न किसी हीरो से कनेक्ट करता है, क्योंकि वो हीरो बाहर नहीं अंदर से आता है। अब बात एक और सबटल कॉन्सेप्ट खोलती है। हम सोचते हैं कि हम जो देखते हैं वही सच है, लेकिन असल में हम वही देखते हैं जो हमारा दिमाग देखने के लिए तैयार होता है। मान लो अगर कोई इंसान दुनिया को डेंजरस मानता है तो उसे हर जगह खतरा दिखेगा। अगर कोई इंसान दुनिया को फ्रेंडली मानता है तो उसे हर जगह दोस्त दिखेंगे। मतलब हम दुनिया को नहीं देखते, हम अपने दिमाग को देखते हैं। जब मैंने ये हिस्सा पढ़ा तो मुझे लगा कि हम रियलिटी में नहीं, इंटरप्रिटेशन में जीते हैं। जिसके बाद किताब पर्सनालिटी की बात करती है। हम सोचते हैं कि हमारी पर्सनालिटी फिक्स्ड है, हमें लगता है मैं ऐसा ही हूँ, लेकिन किताब पढ़ते हुए समझ आता है कि पर्सनालिटी कोई स्टैटिक चीज़ नहीं है। हमारी पर्सनालिटी पर्सोना, शैडो, एनिमा, एनिमस और सेल्फ के बीच चलने वाली टेंशन से बनती है। मतलब हम जो दिखाते हैं, जो दबाते हैं, जो चाहते हैं और जो सच में है, इन सब के बीच संघर्ष चलता रहता है। यही संघर्ष इंसान को इंसान बनाता है। अब यहाँ एक बहुत डीप बात आती है। किताब में दिखाया गया है कि अगर इंसान सिर्फ पर्सोना में जीने लगे तो वो खोखला हो जाता है। अगर इंसान सिर्फ अच्छा दिखने में लगा रहे और अपने अंदर की सच्चाई से भागता रहे तो धीरे धीरे वो अंदर से टूटने लगता है। इसीलिए कई सक्सेसफुल लोग भी अंदर से एम्पटी महसूस करते हैं, क्योंकि उन्होंने सिर्फ मास्क को मजबूत किया, सेल्फ को नहीं। जब मैं इस हिस्से तक पहुंचा तो मुझे लगा कि ये किताब साइकोलॉजी तो नहीं, मिरर है। ये किताब तुम्हें दुनिया नहीं दिखाती, ये किताब तुम्हें तुम्हारा चेहरा दिखाती है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि हम अपने चेहरे को देखने से ही डरते हैं। अब एक सवाल अपने आप उठता है, अगर हमारा इतना बड़ा हिस्सा अनकॉन्शियसनेस है तो हम खुद को कैसे समझें? यहीं से किताब का सबसे इम्पोर्टेंट जर्नी शुरू होती है। ये जर्नी है सेल्फ तक पहुंचने की। मतलब पर्सोना से आगे जाना, शैडो को समझना, एनिमा, एनिमस को पहचानना और धीरे धीरे अपने असली सेल्फ के करीब जाना। ये कोई अचानक एलिस्टेनमेंट नहीं है, ये स्लो, पेनफुल और हॉनेस्ट प्रोसेस है। जब मैंने किताब का ये हिस्सा पढ़ा था तो मुझे लगा कि सेल्फ डिस्कवरी कोई मोटिवेशनल बात नहीं है, ये बहुत अनकंफर्टेबल प्रक्रिया है, क्योंकि इनमें तुम्हें अपने बारे में वो चीज़ें भी देखनी पड़ती हैं जो तुम देखना नहीं चाहते। यहीं पर किताब का असली संदेश सामने आता है। हम बाहर की दुनिया को जीतने में लगे रहते हैं, लेकिन असली लड़ाई अंदर चल रही होती है। जो इंसान बाहर जीतता है लेकिन अंदर हार जाता है, वो कभी संतुष्ट नहीं होता। और जो इंसान अंदर की लड़ाई समझ लेता है, वो बाहर की दुनिया को अलग नज़र से देखने लगता है।